हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आया हूं आपके पास लेके तीन एडिशनल अमेंडमेंट जो आईसीआई ने प्रोवाइड कर दिए हैं। बेसिकली आईसीआई का स्टैट्यूटरी अपडेट मटेरियल ऑलरेडी रिलीज हो चुका था, बट फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा स्टैट्यूटरी अपडेट मटेरियल को मॉडिफाई करते हुए तीन एडिशनल अमेंडमेंट्स को इंक्लूड कर दिया। एक्चुअली अमेंडमेंट नहीं है, सर्कुलर है, जो तीन सर्कुलर को उन्होंने इंक्लूड कर दिया। तो मैंने सोचा फटाफट ये तीन सर्कुलर हम कवर कर लेते हैं। चाहे आपने मेरी क्लासेस नवंबर 24 के लिए लिए हो या मई 25 के लिए, ये तीन सर्कुलर्स को आपको कवर करके जाना है, छोड़ना नहीं है। हो सकता है छोटा सा एक क्वेश्चन आ जाए, सर ये एडिशनल अमेंडमेंट मटेरियल कहां मिलेगा? जाइए रमेशसोनी.com, फ्री रिसोर्सेज टैब रहेगा। फ्री रिसोर्सेज टैब में सीए फाइनल नवंबर 23/May 24 फोल्डर रहेगा, उसमें एडिशनल अमेंडमेंट बोल के ये फाइल को मैं डाल दूंगा। 2 पेज का मटेरियल है, देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे को तो लगता है सुन के चले जाओगे तो भी हो जाएगा। सुन लीजिए, पहला पॉइंट आया इधर कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंड ट्रस्ट, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो गवर्नमेंट सेटअप करता है, क्या वो गवर्नमेंटल अथॉरिटी है और क्या वो एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन होता है फ्रॉम जीएसटी एज अवेलेबल टू एनी अदर गवर्नमेंटल अथॉरिटी? आपको तो ये बात याद होगी कि सर गवर्नमेंटल अथॉरिटीज जब भी गवर्नमेंट को 240G एंड डब्ल्यू रिलेटेड सर्विसेज देती हैं। बेसिकली गवर्नमेंटल अथॉरिटी अगर मैं हूं जिसको गवर्नमेंट ने सेटअप किया है और मैं 240G एंड डब्ल्यू वाले एक्टिविटीज करता हूं, तो मेरी सर्विसेज हमेशा एग्जेम्प्ट होती हैं। अब यहां पे ये पूछा गया कि ये जो डीएमएफटी है, ये जो डीएमएफटीज है, ये गवर्नमेंट ने सेटअप की है। और डीएमएफटीज का काम क्या होता है ना, ये काम करते हैं फॉर दोज पीपल, जो डीएमएफटी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। इनका काम होता है टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द पर्सन एंड द एरियाज अफेक्टेड बाय माइनिंग। जो माइनिंग अफेक्टेड एरियाज होते हैं, उनमें जो माइनिंग से लोगों को नुकसान हुआ है या जो भी इफेक्ट हुआ है लोगों पे बिकॉज ऑफ माइनिंग, उनके अच्छे के लिए ये काम करते हैं, डीएमएफटीज काम करते हैं। ठीक है, अब डीएमएफटीज क्या करते हैं, देखिए, दे वर्क फॉर द इंटरेस्ट एंड द बेनिफिट ऑफ द पर्सन एंड अफेक्टेड एरियाज बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस बाय रेगुलेटिंग रिसीट एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम रेस्पेक्टिव मिनरल डेवलपमेंट फंड्स। और फंड से जो पैसा आता है उस पैसे से उनको जो मिनरल ये जो माइनिंग वाले एरियाज में जो लोग अफेक्टेड होते हैं उनका हेल्प करते हैं ये। ठीक है, दे प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटिंग टू ड्रिंकिंग वाटर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन, वेलफेयर ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन, सप्लाइंग ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, ये सारे सप्लाई करते हैं डीएमएफटीज। अब यहां पे डीएमएफटीज ने पूछा कि सर हम जो ये माइनिंग एरियाज अफेक्टेड लोगों को ये सारी सर्विसेज देते हैं, क्या ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है? गवर्नमेंट ने बोला बेटा, आप जो ये माइनिंग एरियाज में ये जो सर्विसेज दे रहे हो, वाटर सप्लाई कर रहे हो, हेल्थ केयर सर्विस दे रहे हो, ये जो मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हो, ये एक्टिविटीज आर सिमिलर टू एक्टिविटीज जो 11 शेड्यूल में बोले गए हैं। जो 240G एंड डब्ल्यू वाली एक्टिविटीज होते हैं, ये सिमिलर एक्टिविटीज है। एंड हेंस गवर्नमेंट ने यहां पे एक क्लैरिफिकेशन ये दे दिया कि सर डीएमएफटीज जो स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप की है वो भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी है। एंड हेंस वो जब ये जो माइनिंग एरिया अफेक्टेड जो लोग हैं उनको वाटर सप्लाई करती है, मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करती है, उनके वेलफेयर के लिए काम करती है, अगर कोई अमाउंट कलेक्ट भी किया तो सर वो 240G एंड डब्ल्यू वाली एक्टिविटी को बोलते हुए उन एक्टिविटीज को 240G एंड डब्ल्यू वाली एक्टिविटीज बोलते हुए एग्जाम कर दिया जाएगा। एंड हेंस उन पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। बस यही क्लैरिफिकेशन दिया गया है यहाँ पे। डीएमएफटीज जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है वो भी गवर्नमेंटल अथॉरिटीज हैं, दोज आर ऑल्सो गवर्नमेंटल अथॉरिटीज, और they are also eligible for the same exemption from GST as available to any other governmental authority। जैसे दूसरे गवर्नमेंटल अथॉरिटीज को 240G एंड डब्ल्यू वाली एक्टिविटीज करने पे एग्जाम्पशन है, डीएमएफटीज डिस्ट्रिक्ट मिनरल ट्रस्ट जो फाउंडेशन ट्रस्ट है, वो जब 240G एंड डब्ल्यू वाली एक्टिविटीज बेसिकली इन जो माइनिंग एरियाज अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए कोई भी एक्टिविटीज कर रही है, जैसे वाटर सप्लाई, मेडिकल इक्विपमेंट देना, तो उनकी सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट रहेंगी। बस इतना सा क्लैरिफिकेशन है। ठीक है सर, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन आया है, नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन ये आया है, अगर आपको याद है तो मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं कि सर अगर आप प्योर सर्विस या कॉम्पोजिट सप्लाई जिसमें 25% ही सिर्फ गुड्स है इन रिलेशन टू 240G एंड डब्ल्यू गवर्नमेंट को देते हो, तो आपकी सर्विसेज चाहे वो प्योर सर्विस हो या कॉम्पोजिट सप्लाई हो, जब आप गवर्नमेंट को ये सर्विसेज दोगे तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन वो 240G एंड डब्ल्यू रिलेटेड सर्विसेज के लिए होना चाहिए। तो सर क्या बोल रहे हो आप? मैं बोल रहा हूं जब कोई भी प्योर सर्विस या कॉम्पोजिट सप्लाई जिसमें 25% ही गुड्स है, जब आप गवर्नमेंट को देते हो
तो आपकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेंगी अगर ये 243G एंड डब्ल्यू रिलेटेड है। ठीक है, अब यहां पे ये पूछा गया कि अगर कोई हॉर्टिकल्चर रिलेटेड मतलब पेड़ पौधा का मेंटेनेंस वगैरह का सर्विसेज समझ लीजिए आप, पेड़ पौधा उगाना या पेड़ पौधा का मेंटेनेंस रिलेटेड सर्विसेज अगर गवर्नमेंट को कोई देता है, गवर्नमेंट यहां पे कौन है, यहां पे इन्होंने बोला है कि अगर पब्लिक पार्क है, पब्लिक पार्क जैसे गवर्नमेंट रेजिडेंशियल कॉलोनीज हो गई, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, अदर पब्लिक एरियाज जो डेवलप करे जाते हैं बाय CPWD, पीडब्ल्यूडी बाबा सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है ना अपना, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी कॉलोनीज, अर्बन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आर फंक्शंस एंट्रस्टेड। ये बोल रहे हैं जो ये पीडब्ल्यूडी होती है, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी, ये अगर आपको बोलती है कि आप हमें हॉर्टिकल्चर रिलेटेड सर्विसेज दो, हॉर्टिकल्चर मतलब हमारे जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलोनीज में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उन पेड़ पौधा रिलेटेड, या पब्लिक पार्क जो है उन पेड़ पौधों को मेंटेन करके दो हमें। तो अगर मैं प्योरली हॉर्टिकल्चर रिलेटेड सर्विस इनको देता हूं, या हॉर्टिकल्चर रिलेटेड सर्विसेज जब देता हूं तो उसमें अगर कुछ गुड्स भी यूज करता हूं, तो सर क्या वो सर्विसेज मैं जो इनको दे रहा हूं, क्या वो 243G एंड डब्ल्यू रिलेटेड सर्विसेज है, और क्या वो सर्विस एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल रहेंगी। तो गवर्नमेंट ने यहां पे क्लैरिफाई किया कि सर इट इज क्लैरिफाइड दैट प्योर सर्विसेज एंड कॉम्पोजिट सप्लाई बाय वे ऑफ हॉर्टिकल्चर, पेड़ पौधे मेंटेन करने की जो सर्विसेज हैं, और हॉर्टिकल्चर वर्क वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स constitute only 25% of the total value of supply, अगर आपने ये सर्विसेज CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को दी है तो आप भी एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन रहोगे अंडर एंट्री नंबर 3 एंड 3A ऑफ द एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। तो सर क्या क्लैरिफिकेशन है कि अगर आप प्योर सर्विस देते हो या आप कॉम्पोजिट सप्लाई जिसमें 25% गुड्स यूज हुए हैं इन रिलेशन टू हॉर्टिकल्चर, जो पेड़ पौधे उगाने रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, पेड़ पौधे को मेंटेनेंस करने वाली सर्विसेज होती हैं, अगर आप सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को देते हो तो आप भी एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। बस यही एक क्लैरिफिकेशन आया है आपके एग्जम्पशन चैप्टर में, दो ही एडिशनल क्लैरिफिकेशन आया है गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विस में। ठीक है सर, उसके बाद अब जो वैल्यू ऑफ सप्लाई का आपका चैप्टर है, वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में प्योर एजेंट का एक कॉन्सेप्ट था। हाँ सर, प्योर एजेंट का एक कॉन्सेप्ट था, उसमें एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आया है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। समझ लीजिए मैंने आपको घर अपना एक रेंट पे दिया, मैंने आपको रहने के लिए अपना घर दिया, ठीक है, मैंने आपको घर दिया, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दिया, या आप मैं एक काम करता हूं कमर्शियल प्रॉपर्टी बोलता हूं, मैंने आपको रेंट पे दिया है एक कमर्शियल प्रॉपर्टी। ठीक है सर, कमर्शियल प्रॉपर्टी मैंने आपको रेंट पे दिया, मैंने आपको बोला मैं आपसे 12,000 रुपए मंथली दूंगा, जिसमें आपसे इलेक्ट्रिसिटी भी मैं इंक्लूड करके ही ले रहा हूं, टोटल इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूडेड है। यूं तो इलेक्ट्रिसिटी एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर मैंने आपसे रेंट जो कलेक्ट किया उसी में इलेक्ट्रिसिटी भी कलेक्ट कर लिया, तो यहां पे रेंटिंग इज द प्रिंसिपल सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी इज द एंसिलरी सप्लाई, करेक्ट। अब रेंटिंग पे रेट ऑफ जीएसटी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे 18% है, एंड हेंस जो ये टोटल अमाउंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि एग्जेम्प्ट है लेकिन फिर भी ये टोटल अमाउंट पे 18% जीएसटी लग जाएगा। अगर सर अगर ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होता तो सर, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होता अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो सर अनरजिस्टर्ड पर्सन को देने पे रेंटिंग भी एग्जेम्प्ट है, एंड हेंस टोटल अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाता। डन सर, ये पॉइंट आपको आई होप क्लियर है कि सर अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है, आपसे रेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी का एक टोटल अमाउंट मैं आपसे कलेक्ट कर रहा हूं, तो सर एक बात याद रखिएगा, रेंटिंग अगर हमारा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको रेंट पे दे रहा हूं और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रेंट के साथ ही कलेक्ट कर रहा हूं, टोटल अमाउंट उसमें मैंने आपसे 12,000 रुपए ले लिए, समझ लीजिए 10,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी के, 10,000 रुपए रेंट के और 2,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी के। अब इलेक्ट्रिसिटी चाहे 1,400 आए, 1,500 आए, 1,600 आए या 2,000 आए, 2,200 आए, मैंने आपसे टोटल 12,000 ले लिए। तो अगर मैंने आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दिया है, अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, टोटल अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी पे मैं आपसे चार्ज करूंगा जो रेंटिंग पे रेट है 18%। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। हाँ सर, ये पॉइंट क्लियर है। अब यहां क्या हुआ, अगर आपको पता है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं, या सर कोई समझ लीजिए रियल एस्टेट कंपनी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, आपको एक दुकान दी भाड़े में, मॉल में आपको एक दुकान दी भाड़े में, रेंटिंग की है आपको,
रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी की है। उन्होंने बोला रेंटिंग के लिए सर हम आपसे 10 लाख रुपए लेंगे पर मंथ का, प्लस उन्होंने बोला सर आपको जो हमने दुकान रेंट पे दी है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्चुअल्स में होगा वो हम आपसे कलेक्ट करेंगे। समझ लीजिए 2 लाख रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल इसमें ना आया तो हम आपसे एक्चुअल्स में कलेक्ट करके हम जो डिस्कॉम होते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, उसको एक्चुअल में आपसे 2 लाख रुपए जो भी बिल आएगा वो बिल का अमाउंट कलेक्ट करके फिर इनको दे देंगे। अब मुझे एक बात बताइए, इनका जो रेंटिंग का सर्विस था उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई 10 लाख होगा या 12 लाख होगा? इस केस में अगर आप देखोगे तो दे आर एक्टिंग एज प्योर एजेंट। इन्होंने आपको बोला सर रेंटिंग के लिए हम आपसे 10 लाख लेंगे, प्रॉपर्टी जो हमने आपको रेंट पे दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम आपसे एक्चुअल में कलेक्ट करके गवर्नमेंट को एक्चुअल में दे देंगे। तो सर यहां पे प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा और ये 2 लाख रुपए को वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मेरा रेंटिंग का वैल्यू ऑफ सप्लाई सिर्फ 10 लाख ही होगा और 10 लाख पे ही मैं जीएसटी चार्ज करूंगा। दैट्स ऑल। ये 2 लाख रुपए जो मैंने आपसे कलेक्ट किए एज ए प्योर एजेंट कलेक्ट किए हैं और जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसको एक्चुअल में दे दिया है, तो मैं ये जो 2 लाख है ये अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि एज पर रूल नंबर 33 अगर प्योर एजेंट की तरह आपने कुछ कलेक्ट किया और एक्चुअल में कलेक्ट करते हुए सामने किसी को दे दिया है तो सर वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट याद है। बस यही एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, जिस क्लैरिफिकेशन का समरी मैंने यहां पे दे दिया। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी अगर सप्लाई किया गया है बंडल्ड विथ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो याद रखिएगा एक कंपोजिट सप्लाई बन जाएगा। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो टोटल अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेकिन अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो टोटल अमाउंट जो कलेक्ट होगा उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, रियल एस्टेट डेवलपर अगर इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट एज प्योर एजेंट कलेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं और एक्चुअल अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो जो आपको रेंटिंग का सर्विस दे रहे हैं उसके लिए जो अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट को इंक्लूड करते हुए इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। ये बोल रहे हैं इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड इट विल नॉट बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ रेंटिंग। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। बस यही 3 छोटे छोटे क्लैरिफिकेशन थे जो आईसीआई ने एडिशनली ऐड कर दिए थे अपने स्टैट्यूटरी अपडेट मटेरियल में। मैंने ये पढ़ा दिया आपको। बस बाबा बिंदास एग्जाम लिखने के लिए जाइए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय गाइस।